स्वागत है सभी का फिर से भारतीय विजन क्लासेस में। मैं विकास वर्मा फिर से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, नाम तो जानते ही होंगे, है ना, प्रेमचंद। आज मैं इस टॉपिक में प्रेमचंद का एक महत्वपूर्ण कहानी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज हम इस क्लास में प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानी नमक का दारोगा को पढ़ेंगे। यह कहानी NCERT हिंदी कोर क्लास 11th के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और 2023 में केंद्रीय विश्वविद्यालय NVS की जो परीक्षा होने वाली है उसकी भी पाठ्यक्रम में यह कहानी संकलित है। इस क्लास में हम नमक का दारोगा कहानी की एक एक बिंदु की चर्चा करेंगे। यह कहानी धन पर धर्म की जीत की कहानी है। एक एक बिंदु की चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय, दूसरा में पात्र परिचय, तीसरा में कहानी का कथासार, चौथा में इस कहानी में आए प्रमुख संवाद और पांचवा में अन्य मुहावरे पढ़ेंगे और अंत में टॉप MCQ करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समय बर्बाद न करते हुए प्रारंभ करते हैं नमक का दारोगा। रचनाकाल 1913, पत्रिका हमदर्द। पत्रिका मतलब जिस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब चलते हैं नमक का दारोगा का लेखक परिचय। नाम तो आप जानते ही हैं, प्रेमचंद। जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी, लम्ही गांव, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मृत्यु कितना हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1936, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कई जगह काशी भी लिखा हुआ मिलता है। अब इनके माता पिता देख लेते हैं। माता आनंदी देवी, पिता मुंशी अजायब राय। पत्नी का नाम क्या था? शिवरानी देवी। इनके एकमात्र पुत्र थे, कौन थे? अमृत राय। अब यहाँ अमृत राय से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इनका जो एक उपन्यास था मंगलसूत्र, जो एक इनका एकमात्र अधूरा उपन्यास है, उसको पूरा इनके पुत्र अमृत राय ने ही किए थे। अगला है इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। मूल नाम मतलब असली नाम। इनका जो मूल नाम था वो धनपत राय था और उर्दू में नाम, अर्थात जब वे उर्दू में रचनाएं करते थे तो नवाब राय के नाम से रचना करते थे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड में देखेंगे प्रेमचंद से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य। सबसे पहला, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की जो संज्ञा दी थी वो थी कौन? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। यानी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। दूसरा, प्रेमचंद को कथा सम्राट भी कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रेमचंद को कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट दोनों कहा जाता है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम दया नारायण निगम ने दिया था, जो उर्दू की प्रसिद्ध पत्रिका जमाना पत्रिका के क्या थे? संपादक थे। उन्होंने ही प्रेमचंद को, जिनका पहले धनपत राय नाम था, उनको प्रेमचंद नाम दिया था। नेक्स्ट, प्रेमचंद की पहली उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन, जिसका रचनाकाल कितना है? 1908 थी। यानी प्रेमचंद की पहली उर्दू कहानी संग्रह कौन थी? तो सोजे वतन थी। कौन थी? सोजे वतन थी। नेक्स्ट, सोजे वतन में कुल 5 कहानियाँ, सोजे वतन में कुल 5 कहानियाँ थी, जो इनकी पहली कहानी संग्रह भी है और उर्दू की भी पहली कहानी संग्रह है। प्रेमचंद पहले उर्दू में रचना करते थे, बाद में वे हिंदी में आए थे। अब प्रेमचंद का प्रथम उर्दू कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, जिसका रचनाकाल 1907 है। और किस पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ था? तो जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी संग्रह। ऊपर वाली स्लाइड में पढ़े थे कि प्रेमचंद की उर्दू कहानी संग्रह के बारे में देखे थे। अब चलते हैं प्रथम हिंदी कहानी संग्रह। तो प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी संग्रह थी सप्त सरोज। रचनाकाल 1917। सप्त नाम से ही लगता है। सप्त सरोज में 7 कहानियाँ संकलित थी। कितनी कहानियाँ संकलित थी? 7 कहानियाँ संकलित थी। उसी सप्त सरोज में बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ संकलित थी। नेक्स्ट, नमक का दारोगा सप्त सरोज में ही क्या थी? संकलित थी। नेक्स्ट पॉइंट,
प्रथम हिंदी कहानी यानी प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी जो थी वो परीक्षा थी, रचनाकाल 1914। और अंतिम हिंदी कहानी, और प्रेमचंद की अंतिम हिंदी कहानी कौन थी, तो क्रिकेट मैच, और इसका रचनाकाल क्या है, 1937। नेक्स्ट, मानसरोवर प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। मानसरोवर प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। कई परीक्षाओं में यह प्रश्न इससे पूछ ही देता है। मानसरोवर में कुल 8 भाग हैं। कितने भाग हैं, 8 भाग हैं। उसके बाद कर्मभूमि, गोदान, निर्मला, वरदान क्या है, प्रेमचंद की प्रमुख उपन्यास हैं। ये जो चारों उपन्यास हैं, कर्मभूमि, गोदान, निर्मला, वरदान, ये सब प्रेमचंद की क्या है, महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। नेक्स्ट, इन्होंने नाट्य भी रचनाएं की थी। तो संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी इनके प्रमुख नाटक हैं। अगला स्लाइड में चलते हैं। अब हम नमक की दरोगा कहानी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पहला स्लाइड में अब दिए थे कि सबसे पहले हम लेखक परिचय आपको बताएंगे, तो लेखक परिचय पूर्ण हो चुका है। अब चलते हैं पात्र परिचय। नमक का दरोगा का दूसरा स्लाइड है पात्र परिचय। इस स्लाइड में पात्र परिचय को देखेंगे हम। पहले सबसे महत्वपूर्ण पात्र मुंशी वंशीधर, जो इस कहानी के नायक भी कहे जा सकते हैं। इनका पहला एक ईमानदार, धर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ इंसान थे। दूसरा, पंडित आलोपीदीन द्वारा धन का लालच देने पर भी ये अपने धर्म से नहीं हटे, यानी अपने धर्म पर बने रहे। नेक्स्ट पॉइंट है इनका नौकरी। तो नमक विभाग में इनका दरोगा के पद पर नौकरी लगा था। नमक विभाग का दरोगा क्या थे, नमक विभाग के दरोगा थे, जिसे पंडित आलोपीदीन के द्वारा नमक के गैर कानूनी धंधे में गिरफ्तार करने के कारण नौकरी से हाथ भी गंवानी पड़ी थी। क्यों गंवानी पड़ी थी, क्योंकि इन्होंने पंडित आलोपीदीन को क्या किए थे बताइए, इन्होंने पंडित आलोपीदीन को है ना नमक का गैर कानूनी करते हुए पकड़ लिए थे, और उनके द्वारा धन का लालच देने पर भी इन्होंने नहीं माना और उनको क्या किए, गिरफ्तार कर ही लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में कि कहानी के अंत में क्या होता है कि कहानी के अंत में पंडित आलोपीदीन स्वयं उनके यहाँ आकर अपनी सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ऐसे आपको पात्र परिचय पढ़ने के बाद एक कहानी मालूम चल ही जाएगा। अब दूसरे प्रमुख पात्र पंडित आलोपीदीन। सबसे पहले ये दातागंज के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। दूसरा, इन्हें लक्ष्मी यानी धन पर पूरा भरोसा रहता था। ये धन के दम पर गैर कानूनी धंधे भी करते थे। वंशीधर को धन से तोलना चाहा, परंतु दरोगा साहब यानी वंशीधर की धर्मनिष्ठ ईमानदारी के सामने सब बेकार हो गया। अर्थात इनका जो धन पर इनको जो विश्वास था, लक्ष्मी पर इनको जो विश्वास था, वो कुछ भी नहीं हुआ। अर्थात इनका जो सोच था कि मैं धन के लालच में, अर्थात धन का लालच देकर किसी को भी खरीद लूँगा, ये वंशीधर के सामने इनका एक ना चला। अब देखिए नेक्स्ट है नमक के गैर कानूनी धंधे में दरोगा साहब द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर धन अर्थात लक्ष्मी के दम पर अपने को निर्दोष साबित करवा लेते हैं। अर्थात जब वंशीधर इनको गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके बाद अदालत में फैसला जाती है, तो अदालत में जाने के बाद ये क्या करते हैं, सभी को अदालत में जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं, वकील होते हैं, सभी को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं और आसानी से अपने को निर्दोष साबित कर लेते हैं। उसके बाद है कहानी के अंत में मुंशी वंशीधर जिन्होंने इनको गिरफ्तार किया था, उनको अपनी सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर भी नियुक्त करते हैं, क्योंकि ये मुंशी वंशीधर पर मोहित हो गए थे। उनकी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और धर्मनिष्ठा पर ये पूरी तरह से मोहित हो गए थे, और उनको अंत में अपनी सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर भी नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब चलते हैं बुढ़े मुंशी जी। ओह बेचारे। सबसे पहले ये मुंशी वंशीधर यानी दरोगा साहब के पिता थे। महाजन के ऋण से दबे हुए व्यक्ति थे। घर की चिंता इनको लगी रहती थी।
बेटियों की विवाह की भी चिंता इनको लगी रहती थी और पुराने ख्यालों के व्यक्ति थे। मुंशी बंशीधर का नमक विभाग में दरोगा की नियुक्ति सुनने पर फूले नहीं समाते, यानी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उस समय नमक विभाग में नौकरी लगना, वो भी दरोगा के पद पर नौकरी लगना उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। और उसमें धन कमाने के, यानी धन कमाने के बहुत सारे साधन थे, इसीलिए बहुत खुश थे। इस कहानी का अन्य पात्र है बदलू सिंह, है ना। नमक विभाग में जमादार पद पर आसीन था और ये मुंशी बंशीधर का ही जमादार था। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अभी तक जो हम देखे ये नमक का दारोगा कहानी का पात्र परिचय थे। सबसे पहले देखे मुंशी बंशीधर जो नमक का विभाग के दारोगा पद पर थे। उसके बाद पंडित आलोपीदीन जो दातागंज के प्रतिष्ठित जमींदार थे और जिन्हें लक्ष्मी पर पूरा भरोसा था। तीसरे देखे बूढ़े मुंशी जी जो मुंशी बंशीधर यानी दरोगा साहब के पिता थे। उसके बाद बदलू सिंह जो दरोगा साहब के नमक विभाग में ही जमादार थे। अब चलते हैं कथा की सार की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में कथा सार। नमक का विभाग बनते ही अधिक धन अर्जित करने हेतु चोरी छिपे इसका व्यापार होना प्रारंभ हो गया। वकीलों का भी जी ललचता था इस विभाग में दरोगा पद के लिए। मुंशी बंशीधर की दरोगा के पद पर नियुक्ति होने पर बूढ़े मुंशी जी बहुत खुश हुए। दरोगा जी अपनी कार्यकुशलता से सभी अधिकारियों को दिल जीत लिया था, यानी दरोगा विभाग में जितने भी अधिकारी थे सभी का इन्होंने अपनी कार्यकुशलता से दिल जीत लिया था। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में एक रात नमक के दफ्तर से 1 मील दूर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। एक रात नमक के दफ्तर से दूर यमुना नदी में बनी नावों की पुल पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनकर अचानक उठे। कौन उठे? तो दरोगा साहब उठे और शंका दूर करने हेतु तुरंत पुल के पास पहुंच गए। यानी एक रात वे उनका जो दफ्तर था, नमक का जो दफ्तर था वो यमुना नदी से 1 मील दूर था। उनको यमुना नदी के वहाँ पर जो नावों की बनी पुल थी उस पुल पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। वे अचानक उठे और उनको शंका हुआ कि इतनी रात को आखिर ये गाड़ी कहाँ जाते हैं। उनको शक हुआ और उस शंका को दूर करने के लिए तुरंत वे पुल पर पहुंच गए। गाड़ियों में दातागंज के प्रतिष्ठित जमींदार आलोपीदीन नमक के ढेलों को गैर कानूनी तरीके से कानपुर ले जा रहे थे, यानी बेचने के लिए, यानी गैर कानूनी तरीके से, तभी तो रात को ले जा रहे थे। आलोपीदीन को लक्ष्मी पर पूरा भरोसा था। वे 1000 से 40,000 तक धन का लालच देकर बंशीधर यानी दरोगा साहब को खरीदना चाहा, परंतु ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ दरोगा जी के सामने उनकी एक न बनी। गैर कानूनी धंधे में गिरफ्तार कर लिए गए। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पंडित आलोपीदीन यानी लक्ष्मी के दम पर पंडित यहाँ पंडित थोड़ा सा ये हर सही से होगा, है ना, मिसिंग है टाइपिंग। पंडित आलोपीदीन लक्ष्मी यानी धन के दम पर अदालत के सभी अधिकारी वर्ग, वकील मुख्तार इत्यादि को क्या किया? अपने कब्जे में कर लिया। अर्थात जब उनको गिरफ्तार करके बंशीधर ले गए तो उन्होंने अदालत के जितने भी अधिकारी वर्ग है, मुख्तार वकील है, आज भी देखा जाता है कि पैसे पर बहुत कुछ हो जाता है, तो उन्होंने भी अदालत के जितने भी अधिकारी वर्ग, वकील मुख्तार सभी को क्या किया? अपने कब्जे में करके गैर कानूनी धंधे में क्या हुए? निर्दोष साबित हो गए। क्या हो गए? निर्दोष साबित हो गए। आगे पंडित आलोपीदीन से वेर मोल लेने के कारण मुंशी बंशीधर को 1 सप्ताह के अंदर दरोगा की नौकरी से क्या हो गया? बर्खास्त कर दिया गया, यानी उनको दरोगा की नौकरी से हटा दिया गया। घर पहुंचने के बाद परिवार वालों ने भी बंशीधर की बहुत निंदा की और कोई उनसे बात भी नहीं करता था। यहाँ देखिए इनकी माता का, जब मुंशी बंशीधर को दरोगा में नौकरी मिली थी तो उनकी माता बहुत सारे कल्पनाएं की थी कि तीर्थ यात्राएं करेंगे, है ना, बहुत सारा तीर्थ यात्रा उनका धरा के धरा रह गया। अब घर में आने के बाद ना तो पिता सही से बात करते थे, ना ही माता सही से बात करती थी, ना ही पत्नी सही से बात करती थी। यहाँ देखिए कहानी के अंत में पंडित आलोपीदीन उन्हें अपनी सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर नियुक्त करते हैं। यानी कहानी के अंत में खुद
पंडित आलोपीदीन उनके यहाँ आते हैं, है ना। पंडित आलोपीदीन सजीले रथ पर सवार करते थे, तो सजीले रथ पर वे आते हैं और मुंशी वंशीधर को एक कागज़ का टुकड़ा देते हैं जिसमें पत्र में लिखा होता है, और उनको अपने सारे जायदाद का, उनका जितना भी जायदाद था, सारे जायदाद का अस्थाई मैनेजर नियुक्त करते हैं। इससे इस कहानी का पूरा सारांश यह पता चलता है कि इस कहानी में धर्म ने धन पर जीत की है, अर्थात इस कहानी में धर्म ने धन को हरा दिया है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब इस कहानी के प्रमुख संवाद परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे, अगर किसी भी परीक्षा के पाठ्यक्रम में नमक का दरोगा कहानी शामिल हो और यह संवाद न, ऐसा हो नहीं सकता है। पहला संवाद है, मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ। ये कौन कहे थे? तो बूढ़े मुंशी जी कहे थे। किनको? तो मुंशी वंशीधर को कहे थे जब वे नौकरी के तलाश में बाहर निकले थे। दूसरा, नौकरी की ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जिसमें ऊपरी आय हो। उन्होंने कहा था कि ऐसा काम ढूंढना जिसमें ऊपरी, अर्थात जिसमें घूसखोरी भी चलता हो। ये भी बूढ़े मुंशी जी का ही कथन है। किनको बोले थे? तो मुंशी वंशीधर को बोले थे। तीसरा, मासिक वेतन तो पूर्णमासिक की चांद है। ये बहुत सारे परीक्षा में यह कथन आ चुका है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ये भी कथन किनका था? तो बूढ़े मुंशी जी का ही था। किनके प्रति? तो वंशीधर के ही प्रति था। नेक्स्ट स्लाइड में अन्य और भी महत्वपूर्ण संवाद को यहाँ देखिए, आगे है, जब मुंशी वंशीधर को पंडित आलोपीदीन पैसे की लालच दे रहे थे, धन की लालच दे रहे थे, तब उन्होंने कहा था, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं, यानी बेचते फिरते हैं। ये वंशीधर का कथन था, यानी दरोगा साहब का कथन था। किनको कहे थे? तो पंडित आलोपीदीन को कहे थे। आगे देखिए, लाला जी 1000 का नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। ये कौन बोले थे? तो पंडित आलोपीदीन ही बोले थे। किनके प्रति? तो दरोगा के प्रति बोले थे, है ना। नेक्स्ट है, जब ये बोले थे तब क्या बोलते हैं ये मुंशी वंशीधर? 1000 नहीं, 1 लाख भी दोगे तभी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। उन्होंने कहा था कि 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे अपने सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। ये मुंशी वंशीधर का कथन था, यानी दरोगा साहब का कथन था। किनके प्रति? तो पंडित आलोपीदीन को कहे थे, जब उन्होंने कहा था कि 1000 का नोट बाबू साहब को भेंट करो। नेक्स्ट स्लाइड में चल, आगे कुछ और महत्वपूर्ण संवाद है। देखिए यहाँ, धर्म ने, ध्यान दीजिएगा, ये भी इस कहानी का महत्वपूर्ण संवाद है। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। ये लेखक यानी मुंशी प्रेमचंद का स्वगत कथन है, ये कहानी में आया है। फिर एक जगह और है, जहाँ पक्षपात हो यहाँ हो है ना, यहाँ क्या पढ़ना है? इसको हो पढ़ना है। वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। थोड़ा सा कट गया है, की जा सकती। ये भी लेखक का स्वगत चिंतन है। लेखक इसमें भी खुद ही चिंतन किए हैं। जब पंडित आलोपीदीन, है ना, सभी अदालत के सभी अधिकारियों को खरीद लेते हैं, तब बोलते हैं, और जो न्याय भी होता है पक्षपात होता है। पक्षपात मतलब किसी एक की तरफ न्याय हो जाता है। तो जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। ये लेखक का स्वगत चिंतन था। आगे, आपको कौन सा मुंह दिखावे, मुख पर तो कालिख लगी हुई है। जब पंडित आलोपीदीन मुंशी वंशीधर के यहाँ आते हैं तो बूढ़े मुंशी उनका स्वागत करके कहते हैं कि आपको कौन सा मुंह दिखावे, मुंह पर कालिख लगी है। क्यों बोलते? क्योंकि पंडित आलोपीदीन को अदालत जाना पड़ा था उन्हीं के बेटे वंशीधर के चलते। अंत में है इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण संवाद है, मैंने हजारों, ये पंडित आलोपीदीन का कथन है, मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, यहाँ से शब्द थोड़ा कट गया, काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया आपने। ये कौन कहे थे? तो पंडित आलोपीदीन कहे थे। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इस कहानी में जितने सारे मुहावरे आए उनका भी चर्चा। पहला मुहावरा, पौ बारह होना। पौ बारह होना का मतलब होता है कि अत्यधिक लाभ प्राप्त करना। दूसरा, जब बूढ़े मुंशी बोले थे कगारे का वृक्ष हो रहा, यानी कगारे का वृक्ष होना, इसका मतलब क्या होता है? जिसकी मृत्यु समीप हो, यानी जिसका अंत समीप हो, उसी के बारे में कहा जाता है। तीसरा, पीर का मजार होना। पीर का मजार होना मुहावरे का अर्थ होता है घूस या रिश्वतखोरी। जब किसी अधिकारी में किसी मतलब
नौकरी में जब घूस या रिश्वतखोरी की संभावना होती है तो वहाँ पीर का मजार होना कहा जाता है। पूर्णमासी का चांद होना, अगला क्या है? पूर्णमासी का चांद होना। तो पूर्णमासी का चांद क्या होता है? जो महीना में एक बार दिखे, अर्थात यहाँ वेतन की बात की जा रही है। जिस प्रकार पूर्णमासी जिस दिन होता है उस दिन क्या होता है? चांद पूर्ण रूप से गोल होता है और महीना में एक ही बार होता है और धीरे धीरे वह भी चांद क्या होता है? धीरे धीरे कटता जाता है, एक दिन लुप्त हो जाता है। उसी प्रकार महीने में एक बार क्या होता है? वेतन मिलता है और धीरे धीरे महीने में क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अगला है, और यह कथन भी किन का था? तो यह भी कथन बूढ़े मुंशी जी का ही था। जब वंशीधर कहाँ जा रहे थे? नौकरी के खोज में जा रहे थे, तब उनको कहे थे। आगे है मीठी नींद सोना। मीठी नींद सोना मुहावरे का अर्थ है अच्छी नींद में सोना, यानी आराम से सोना। अगला इज्जत धूल में मिलना। इज्जत धूल में मिलना मुहावरे का अर्थ है मान सम्मान की हानि होना, क्षति होना। और अंतिम में फूले ना समाना, क्या है? अंतिम में है फूले ना समाना। फूले ना समाने मुहावरे का अर्थ होगा बहुत खुश होना। अरे फूले ना समाना कब आया था? जब वंशीधर को दरोगा पद में नियुक्ति हुई थी, उनके पिताजी यह खबर सुने थे तो फूले नहीं समाये थे, वहाँ ये शब्द आया था, यह मुहावरा आया था। थैंक यू। इस पाठ में हम नमक का दरोगा का संपूर्ण सारांश के साथ साथ जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य सभी को लेकर आए थे। अब नेक्स्ट वीडियो, जब हम नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे तो नमक का दरोगा से महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आएंगे। आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना। उसमें नमक का दरोगा से जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो परीक्षा में आते हैं वे सभी एमसीक्यू लेकर आएंगे और सारे एमसीक्यू पढ़ने के बाद आपको नमक का दरोगा पाठ का पूरा सारांश भी याद हो जाएगा। हम प्रारंभ से लेकर अंत तक जितने भी एमसीक्यू बनेंगे सारे एमसीक्यू लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।